क्या हो अगर अचानक आपको आसमान में हजारों प्लेन से न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरते दिखाई दे। आज के वक्त हर दूसरे दिन कोई ना कोई देश किसी और देश को न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे रहा है। ऐसे में ये तो बिल्कुल साफ है कि अगर किसी भी देश ने दूसरे देश पर न्यूक्लियर बॉम्ब चला दिया तो इस धरती से महज कुछ घंटों या दिनों में ही इंसान की पूरी आबादी तबाह हो जाएगी, क्योंकि इस बार न्यूक्लियर बॉम्ब के इस्तेमाल से जंग खत्म नहीं बल्कि शुरू होगी। और कितने बमों के बाद ये जंग रुकेगी ये कोई नहीं जानता। इंसान के इस फैसले का असर सिर्फ हम इंसान पर ही नहीं बल्कि प्रकृति के हर उस जिंदा जीव पर भी पड़ेगा जो या तो डायरेक्ट ब्लास्ट और एनर्जी की चपेट में आकर मारे जाएंगे या फिर रेडिएशन में। मंजर इतना भयानक होगा कि पृथ्वी इसके बाद कुछ 100 सालों तक इनहैबिटेबल बन जाएगी, जहाँ ना तो कुछ पनप सकेगा, ना खेती की जा सकेगी, ना ही जानवर इस नए इकोसिस्टम में रह पाएगा। आज के समय कुल तकरीबन 12 से 14,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स पूरी दुनिया में मौजूद है और ये हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए बॉम्ब से 1000 गुना ज्यादा विनाशकारी हो सकते हैं। और रशिया जैसे पावरफुल देशों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर उन पर किसी भी देश ने अटैक किया तो उनकी धरती को बॉम्ब छूने से पहले ही उनके पास जितने भी न्यूक्लियर मिसाइल्स है वो सारे ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होकर उस देश पर बरस जाएंगे और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। आखिर कितनी बड़ी कैटास्ट्रॉफी आ सकती है अगर पूरी दुनिया में मौजूद आधे न्यूक्लियर बॉम्ब्स इस्तेमाल कर दिए जाए। आज हम मिनट बाय मिनट देखेंगे कि कैसा होगा एक फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर। मिनट 0। पहले न्यूक्लियर अटैक के फौरन बाद जमीन के नीचे से एक कंटेनर लेड ऑटोमेटिकली ओपन होती है, जहां से रिटेलिएशन का पहला न्यूक्लियर मिसाइल पहली बार लॉन्च होता है। टॉपल M 47 टन वजनी ये न्यूक्लियर वॉरहेड आज कई देशों के पास मौजूद है, जो 8000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा को चीरते हुए अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। इसके साथ ही RS-28 सैरमैट को रेडी किया जाता है, जो 18,000 किलोमीटर रेडियस में 15 न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करके ऐसी भयानक तबाही करने जा रही है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ये वॉरहेड्स एक सैटेलाइट डिवाइस ग्लोनास से कनेक्ट होते हैं, जो अपनी ट्रेजेक्टरी और एनिमी लोकेशन को मॉनिटर करती है, जिससे रियल टाइम में इसके फ्लाइट पाथ को अपडेट किया जा सकता है। पहले रिटेलिएशन में पूरी कोशिश की जाएगी कि बॉम्ब्स सिटीज पर गिरने के बजाय एनिमी की मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर मारे जाए, ताकि दुश्मन जवाबी हमला ना कर सके, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स, शिप्स, नेवी फ्लीट्स और मिलिट्री बेसिस। 100 से भी ज्यादा ऐसे मिसाइल्स को कुछ ही मिनटों में इन सारे टारगेट्स के ऊपर दाग दिए जाएंगे। मिनट 5। अटैक के सिर्फ 5 मिनट के अंदर यूएसए अपने सैटेलाइट्स और डिफेंस फ्लीट्स में कुछ थर्मल सिग्नेचर्स मॉनिटर कर चुका होगा। जो भी उसके एनिमी बेसिस हैं, उनमें लॉन्च हो रही वेपन्स के थ्रस्टर्स हीट को आइडेंटिफाई करके यूएसए ये समझ चुका होगा कि दुश्मन ने अभी अभी न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च कर दी है। यूएस ने कई बिलियन डॉलर खर्च करके इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, ताकि बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च होते ही उसे रियल टाइम में उसके हीट सिग्नेचर से पता चल सके। इसी की मदद से सीरिया और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के वक्त उसने रियल टाइम में छोटी सी छोटी रॉकेट्स का पता लगाया था। और अब दुश्मन बेस से कुछ सैकड़ों मिसाइल्स अभी अभी लॉन्च कर दी गई है। थर्मल सिग्नेचर्स और फ्लाइट पैटर्न को मैच करने के बाद अब सबकी दिल की धड़कनें तेज होना शुरू हो जाती है। यहाँ यूएस मिलिट्री बेस में मौजूद ऑफिसर इंचार्ज को सैटेलाइट डिपार्टमेंट से कॉल आता है और सिर्फ कुछ चंद शब्द बताए जाते हैं: कंफर्म्ड न्यूक्लियर अटैक इन प्रोग्रेस। मिलिट्री हाई कमांड के पास अब एक ही ऑप्शन रह जाता है। 10 मिनट के अंदर अंदर यूएस प्रेसिडेंट को ब्रीफ कर दिया जाता है कि अटैक हो चुका है और मिसाइल्स अब अमेरिका की तरफ बढ़ रही है। अगले 5 मिनट के अंदर यूएस प्रेसिडेंट को एक अंडरग्राउंड बंकर की तरफ ले जाया जाता है। यहाँ नीचे जब दुनिया के टॉप ऑफिशियल्स बंकर की तरफ जा रहे होते हैं तो ऊपर अफरा तफरी शुरू हो जाती है। पूरे शहर में साइरेंस की आवाजें गूंजने लगती है और हाई रैंकिंग पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑफिसर्स अपने क्लासिफाइड शेल्टर्स की तरफ भागते हैं। इन्हीं अंडरग्राउंड कमांड सेंटर्स में बैठकर अब सारे टॉप एडवाइजर्स और प्रेसिडेंट्स वॉर की ट्रेजेक्टरी को समझने की कोशिश करते हैं। जितनी भी एंटी मिसाइल शील्ड्स अब तक रिजर्व थी, सभी को एक्टिवेट कर दिया जाता है। इसके बाद चंद सेकंड्स में ही सैकड़ों SM-6 इंटरसेप्टर्स को फायर कर दिए जाते हैं, इस उम्मीद में कि काश ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोक सके। यहाँ नीचे अंडरग्राउंड बंकरों में लगे हुए स्क्रीन्स में
है। मिसाइल की ट्रेजेक्टरी, इम्पैक्ट एस्टिमेट्स और पोटेंशियल डिस्ट्रक्शन को समझने की कोशिश करी जाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। मिनट 15। अब तक दुनिया में कोई भी इस आने वाले डिस्ट्रक्शन को रोक नहीं सकता। तो फाइनल डिसीजन में सारे आर्सेनल्स को एक्टिवेट कर दिया जाता है। जितने भी सबमरीन्स अपने अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर समंदर के नीचे हफ्तों से तैनात थी, अब इस वक्त सब ऊपर आने लगती है और पानी के नीचे से लो एल्टीट्यूड क्रूज मिसाइल्स लॉन्च कर दी जाती है। आम लोगों के लिए अब इतना जल्दी सब कुछ हो रहा होता है कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो जाए तो जाए कहाँ। अथॉरिटीज सबको अर्बन एरिया से दूर शेल्टर के अंदर जाने को कहती है, लेकिन इस डिस्ट्रक्शन से भला कैसे कोई बच पाएगा। अब तक लोग खुली आंखों से मिसाइल्स को अपने ओर आते हुए देख रहे हैं और अगले ही पल इतने सारे मिसाइल्स धरती के फ्लोर से टकराते हैं कि सारे इलेक्ट्रिक ग्रिड्स एक साथ फेल हो जाते हैं। सैटेलाइट्स अपने स्टेशन से कट जाते हैं, रडार्स फ्रीज हो जाते हैं और फ्लाइट्स बीच हवा में कम्युनिकेशन लॉस्ट कर देती है। घरों में मौजूद सारे सेल फोन्स, रेडियोस, टीवी सब कुछ काम करना बंद कर देता है। अब ना इंटरनेट है, ना कोई न्यूज, ना कोई इंस्ट्रक्शन। लोगों को अब कोई भी जानकारी नहीं होती कि कौन सा डिजास्टर अब उनके ऊपर आने वाला है। मिनट 20। 20 मिनट के अंदर यूएस प्रेसिडेंट के ब्रीफकेस को खोला जाता है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स के पासवर्ड को डाला जाता है और अब कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाएगा, ना ही उन्हें रोकने वाला कोई मौजूद होगा। अब दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान अपनी मिलिट्री, साइंस और टेक्नोलॉजी की पूरी ताकत का यूज करके ये मेक श्योर करेगा कि एनिमी को पूरी तरह से इरेडिकेट किया जा सके। फाइनल स्विच को प्रेस करते ही LGM-30J मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दिया जाएगा। साथ ही जितनी भी यूएस सबमरीन्स हैं, अब सारे एक साथ ट्राइडेंट 2 D5 मिसाइल्स को लॉन्च कर चुकी होगी। मिनट 25। आधे से ज्यादा पॉपुलेशन अब हिस्ट्री बन चुकी होगी। दुनिया के 500 बड़े शहर अब राख का ढेर बन गए हैं। इसी के साथ जो दुनिया के सबसे दूर दराज में मौजूद देश होंगे वो भी इसकी चपेट में आने शुरू हो जाएंगे। वॉर में अब एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ने भी एंट्री ले ली है। सारे देश अपने अपनी एलाइज के साथ जुड़कर एक दूसरे पर हमला कर चुके होंगे। कुछ के मिसाइल्स अभी भी हवा में होंगे। जो देश सबसे दूर दराज में चुपचाप बैठे हुए हैं, वहाँ ऐसी शांति होगी जैसे तूफान आने से पहले होती है, क्योंकि न्यूक्लियर ब्लास्ट के तुरंत बाद जो पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेट होगा, उससे कई 100 किलोमीटर तक वेव्स फैल जाएंगी और बहुत सारे देश जिनका कुछ भी लेना देना नहीं था इस वॉर से, वहां भी टोटल डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। मिनट 30। सैकड़ों मिसाइल्स अभी भी ऑटोमेटिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट की जा रही है, लेकिन उनका रेडिएशन अब धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगेगा। अब तक जो शहर बच गए हैं वो भी घुप अंधेरे के बीच ढक चुके होंगे। ना रोशनी, ना इंटरनेट, ना फोन, ना कम्युनिकेशन। इस वक्त तक दूसरी वेव ऑफ अटैक को कंडक्ट किया जाएगा, जहां अब टारगेट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस नहीं होंगे। अब टारगेट होंगे बचे हुए शहर, इंडस्ट्रियल सेंटर्स, न्यूक्लियर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज और टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ राख कर दिया जाएगा। मिनट 40। अब जो प्राइम मिसाइल्स थी वो पहले ही लॉन्च कर दी गई थी, लेकिन जो छुपे हुए मिसाइल्स थे वो ऑटोमेटिकली अब लॉन्च होना शुरू हो जाएंगे। साइबेरिया के जंगलों से लेकर यूएस के छुपे हुए ठिकानों से सारे बॉम्ब्स लॉन्च हो चुके होंगे। अब तक तकरीबन 4000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स लॉन्च हो चुके होंगे और 8000 अभी भी लॉन्च होने के लिए बाकी है और डेथ काउंट लगभग 4 बिलियन पीपल्स। आधी ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है। आर्किटेक्चर, हिस्ट्री, साइंस, लाइफ सब कुछ खत्म। मिनट 120। न्यूक्लियर वॉर को शुरू हुए अब सिर्फ 2 घंटे ही हुए हैं और पूरी दुनिया जल रही है। कुछ ऐसा जैसे किसी ने पहले कभी देखा ही नहीं। लोगों को लगेगा शायद ये कोई बुरा सपना है, ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? लेकिन अब उससे भी बुरा सपना उनका इंतजार कर रही होगी। न्यूक्लियर विंटर। आसमान में जहाँ तक भी नजर जाएगी सिवाय धूल के कुछ भी नहीं दिखेगा। दिन के वक्त भी ना तो सूरज की रोशनी मिलेगी, ना ही उसकी गर्मी, और हवा में सिर्फ धूल नहीं होगी। इस धूल में मौजूद होंगे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जो हवा के साथ पूरी दुनिया में
फैल जाएंगे। एक भी ऐसा कोना नहीं बचेगा जहाँ ये धूल ना पहुँच सके। समंदरों में मौजूद जीव इस रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स के पानी में अगले कुछ ही महीनों में मरने लग जाएंगे। रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स अब बादल के साथ मिलकर एक ऐसी रेडिएशन की बारिश करेंगे कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जीव इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुका होगा। एंटायर इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा और धरती इतनी बंजर बन चुकी होगी कि खाने के लिए कुछ भी नहीं उगेगा। डे 30 धरती के हर कोने में अब ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हवा में मौजूद हैं। अब शायद कुछ चंद लाख लोग ही बचे हुए होंगे जो धीरे धीरे म्यूटेशन और कैंसर की चपेट में आकर मर रहे होंगे। सांस लेने लायक हवा बहुत ही कम बची हुई होगी, चाहे नॉर्थ पोल हो या अंटार्कटिक, चाहे डेजर्ट हो या माउंटेन। हर जगह रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स ने अपनी तबाही दिखा रखी होगी। 1 साल बाद न्यूक्लियर वॉर को 1 साल बीत चुके होंगे और अब इस प्लेनेट को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकेगा कि एक समय यहाँ 800 करोड़ लोग रहते थे। जो लोग बचे कुचे होंगे वो भी शायद इतने वल्नरेबल हो चुके होंगे बिना खाना, पानी, मेडिसिन के कि अब वो कुछ 100 या 1000 के नंबर में ही होंगे। आज भी धरती पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही है। आज भी नए पेड़ पौधे पनप नहीं पा रहे हैं। क्लाइमेट सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका होगा और धरती का तापमान औसतन 20 डिग्री जितना गिर चुका होगा। आर्कटिक में लगभग ये -140 डिग्री टेम्परेचर होगी। जितने भी ओशंस हैं वो बर्फ से ढक चुके होंगे। स्नो इस पूरी पृथ्वी को ग्रैब कर चुकी होगी। ह्यूमैनिटी की कहानी सुनाने के लिए आज कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा, लेकिन सैटेलाइट्स, फॉसिल्स और डेब्रीज अगले कई हजारों लाखों सालों तक मौजूद रहेंगे जो ह्यूमैनिटी की स्टोरी को अपने अंदर समाये बैठी होगी। एक ऐसी कहानी जहाँ एक स्पीशीज के पास सब कुछ था, वो सब कुछ जो सोच से भी परे है, लेकिन वो अपनी एरोगेंस के चलते ये समझ नहीं पाया कि न्यूक्लियर वॉर में कोई विक्ट्री नहीं होती, होता है तो सिर्फ तबाही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।